Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant, assistant professor in government college. आप सबका मैं स्वागत करता हूं ज्ञानदूत 2.0 के इस कार्यक्रम में, जो कॉलेज आयुक्तालय की एक पहल है। ज्ञानदूत 1.0 में भी मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला और एक बार फिर मैं आपके लिए इनकम टैक्स लेकर आया हूं और मुझे दिया गया है दायित्व कि मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताऊं। देखिए सर, इनकम कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं और या कहें कि इनकम बहुत हेड से कमाई जा सकती है। आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देके कमा सकते हैं पैसा, या फिर पैसा आप कमा सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह की इनकम से, या किसी प्रॉपर्टी को या किसी असेट को बेचकर। तो अलग अलग हेड में मैं आपसे बात करूंगा। आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अगर अगर हम अपना मकान किराए पर देते हैं, मकान ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत लोगों को कि मकान की इनकम ही हाउस प्रॉपर्टी में आती है। ऐसा नहीं है सर। आपके पास मकान, दुकान, कुछ भी चीज़ है, अगर एक छत है और चार दीवारी है, आपने वो किराए पे दी है, तो जो इनकम होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है सर। तो हम बेसिकली ये निकालने वाले हैं इस टॉपिक में। एक्चुअली ये दो वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा। पहले वीडियो में आज अपन थोड़ी सी थ्योरी बात करेंगे और अगले वीडियो में अपन इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझेंगे। तो पहले आप बेसिक एस्पेक्ट देख लीजिए, तभी आप अगले तरफ जा पाएंगे। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। तो सर, अपना जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सामान्य विशेषताओं में लिखा है कि किसी मकान या भवन को किराए पर देने से कोई आय होती है तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। आपका मकान है, मकान के बाहर बरामदा भी होगा, आपने उसे किराए पे दिया, या आपकी कोई दुकान है, गोडाउन है, वो किराए पर दिया, तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप ये देखिए कि अगर आपने केवल भूमि को किराए पर दिया, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग तो आपने किराए पर नहीं थी, आपने केवल ज़मीन को किराए पर दिया, तो वो जो इनकम होगी सर, वो फिर आपकी जो इनकम है वो अदर सोर्स में मानी जाएगी। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राउंड है, मेरा एक स्कूल है, स्कूल में है, मैंने ग्राउंड है, वो किसी को किराए पर दे दिया, 4 दिन के लिए मेला लगाने के लिए दे दिया, या 4 दिन के लिए सर्कस लगाने के लिए दे दिया, तो जो ज़मीन से किराया आएगा उसे अदर सोर्स में माना जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी की एक बुनियादी कंडीशन मैं आपको बताऊं तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर ज़मीन सहित किराए पर दिया जाता है। खाली ज़मीन को किराए पर दोगे तो वो अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। ये बहुत की पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम दिखाई जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति उस मकान का स्वामी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खुद मकान किराए पर लेकर किसी और को किराए पर देता है तो इनकम को अदर सोर्स में दिखाएंगे। तो सर अब बात क्या है कि मान लीजिए एक ए आदमी होता है। अगर ए आदमी ओनर है और वो अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है, ए ओनर है और वो अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है, तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर ए ओनर नहीं है और फिर अगर ये किराए पर देता है तो ये मामला आपका अदर सोर्स में जाएगा। अब आप कहेंगे सर ए अगर ओनर नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी बी को कैसे दे देगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ए ने किसी सी आदमी से प्रॉपर्टी किराए पर ली, ए ने अपने रहने के लिए एक मकान सी से लिया, ठीक है, और फिर उस मकान का कुछ हिस्सा या वो पूरा का पूरा मकान बी को दे दिया, तो ये बंदा खुद भी किराए पे है और वो किसी और को किराए पर दे रहा है। ठीक है। तो इसको बोला जाता है सबलेट। और जो सबलेट से इनकम होती है, सबलेट से जो इनकम होती है वो आपकी सर मानी जाती है कहें तो अदर सोर्स में। वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाती। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ज़मीन किसी और की हो और मकान हमारा हो तो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे टैक्स वर्ड है आपको। यहाँ पे अगर आप यूँ समझिए कि कई बार क्या होता है कि हम हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। अब हाउसिंग बोर्ड में जो ज़मीन होती है वो लीज होल्ड होती है और वो हमें जनरली 99 ईयर की लीज पे मिलती है।
या यूं भी समझिए कि जमीन किसी और की है लेकिन मकान हमने तैयार किया, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि हम मकान के मालिक हैं या नहीं। तो भी आपको मकान का स्वामी माना जाएगा और इनकम जो होगी उस पर जो टैक्स लगेगा उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैं आपको पहले बेसिक बातें बता रहा था। अब आप देखिए आप कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे। जनरली शायद आपको लगता होगा कि जो जैसे मान लीजिए एक मकान है, वो मकान 10,000 रुपये किराए पर दिया गया, तो आपको लगेगा 12 महीने की इनकम हो गई 1,20,000 रुपये। ये बात बिल्कुल सही है कि 12 महीने की इनकम 1,20,000 रुपये हुई, लेकिन ये केवल सोल फैक्टर नहीं है। केवल इसी को ही आप अपनी इनकम माने ऐसा नहीं है। आपको साथ के साथ ये तो जो है ना, जो मैंने बताया, ये तो है आपका एक्चुअल रेंट। साथ के साथ आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट भी देखना पड़ेगा। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट क्या होता है मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले आप परफॉर्मा देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। जो समझिए कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 2 लाख रुपया और फेयर रेंट दे रखा है मान लीजिए 3 लाख रुपया। क्या होता है मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ। तो पहले आपको इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो पिक करनी है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो बड़ी वैल्यू है वो आपको पिक करनी है, यानी आप 3 लाख पिक करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू आप पिक करेंगे वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब एक रेंट और होता है स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं उसको, आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो आपको 2 लाख या 3 लाख में से जैसे आपने 3 लाख को पिक कर लिया, संभाल के पिक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि स्टैंडर्ड रेंट आपका है 2.7 लाख, तो फिर आपको 3 लाख तक नहीं जाना है, आपको फिर 2.7 लाख पर रुक जाना है। यानी स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो मैक्सिमम कैप होती है, वहां तक आपको रुक जाना है। तो ये तो है आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आपको लेना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड स्टेप पे आपको अपना एक्चुअल रेंट लेना है। मान लीजिए कि आपका एक्चुअल रेंट है 30,000 रुपया महीना। 30,000 रुपये महीना, तो आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल रेंट हो गया 3.6। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो वो आपको माइनस करना है। अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो उसे थोड़ा सा इसमें से माइनस कर दिया जाएगा अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे 2.7 और 3.6 में से 3.6। इस तरह हमें समझ नहीं आता, एक बार वापस बता दो। देखो पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी बड़ी वैल्यू है वो पिक करनी है, लेकिन ये जो पिक करोगे वैल्यू वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आपको एक्चुअल रेंट रखना है। दूसरे स्टेप पे आपको एक्चुअल रेंट रखना है, और एक्चुअल रेंट लिखते समय अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो आपको वो अनरियलाइज रेंट आपको लेस करना है, अगर है तो लेस करना है, ठीक है। फिर आपने ये जो 2.7 देखा और अभी जो 3.6 आया, इसमें से आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। एक दो बार क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में मैं जैसे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना ही बताऊंगा, तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू आप आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा। मैं नहीं कहता कि अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है, एक्चुअली क्या होता है 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप पे आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दूसरे स्टेप पे आपको निकालना पड़ेगा नेट एनुअल वैल्यू, और फिर तीसरे स्टेप में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। चलिए सर अभी अपना आगे देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, ये निकालने का मैंने तरीका देखा। अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या होता है, देखिए आपका जो मकान है या बिल्डिंग कह लीजिए, आपका बिल्डिंग है वो कहाँ होगा, या तो शहरी क्षेत्र में होगा या ग्रामीण क्षेत्र में होगा। अपन अभी शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो किसी नगर पालिका में होगा या नगर परिषद में होगा या नगर निगम में होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो उसको अपन एक तरह से लोकल बॉडी कहते हैं। जो भी म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसको अपन लोकल बॉडी बोलते हैं। तो लोकल बॉडी एक किराया तय कर देती है कि इसका किराया इतना होना चाहिए। मान लीजिए आपका ये इतना लंबा चौड़ा बिल्डिंग है और म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से इसका किराया 3 लाख रुपए होना चाहिए, तो ये हो गया म्यूनसिपल वैल्यूएशन। ये 1 साल का किराया है जो म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स में अनुसार आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है फेयर रेंट। अब मान लो जैसा मेरा मकान है,
या मेरी बिल्डिंग है, उसी साइज़ की बिल्डिंग मेरे पड़ोसी ने 3.5 लाख रुपए किराए में दी है। तो अब आपको इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो वाली वैल्यू पिक करनी है। आपको इस म्युनिसिपल वैल्यू और इस फेयर रेंट में से जो बड़ी वैल्यू है वो पिक करनी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आपका पिक हो गया वैल्यू 3.5 लाख रुपए। आगे बात सुनते हैं। इसके बाद है आपका स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट 1932 के तहत निर्धारित किया गया किराया मानक किराया कहलाता है। देखिए, ये जो एक्ट है ये स्टेट वाइज है, हर स्टेट में नहीं है। तो किसी राज्य में तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट होता है और किसी राज्य में नहीं भी होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो ये स्टैंडर्ड रेंट आपकी हद है, आपको इस हद को क्रॉस नहीं करना। अगर स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख है, इसका मतलब है आपको 4 लाख लेना है ऐसा नहीं है, तब आप 3.5 लाख ले सकते हो। और अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट 3.2 लाख है तो फिर आपको 3.2 लाख को लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से आपको जो पसंद आया, आपने जिसको सेलेक्ट करना था सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और स्टैंडर्ड रेंट की हद में आपको रहना है। ज़्यादा हो तो समझो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी 3.5 आपका फाइनल हो गया जैसे इस क्वेश्चन में था। लेकिन अगर आपकी लिमिट ही 3.2 की है तो आपको 3.2 लेना होता है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए सर, और इसके बाद अगर अपन और बात करें तो एक टर्म होता है उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। तो ये तो बड़ा आसान है, इसे आप बिजनेस की भाषा में बैड डेट्स कह सकते हैं। जैसे आप बैड डेट समझते हैं क्या होता है कि अगर आपने किसी को उधार दिया और वो आपका पैसा खा गया, तो मकान के केस में क्या होगा सर? मकान के केस में आपने इस भोले भाले मासूम इंसान को रहने के लिए मकान दिया और फिर, वैसे तो आजकल स्मार्ट हो गए लोग, लेकिन मान लीजिए आपने इसको विश्वास पे मकान दिया और 2 महीने का रेंट दिए बगैर ये बंदा भाग गया, रातों रात इसने मकान खाली किया, आपको पता भी नहीं चला और बिना किराए दिए आपको भाग गया। तो ऐसे रेंट को अपन बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। हालांकि इतना आसान नहीं है अनरियलाइज रेंट को मान लेना, प्रूव कर लेना। इनकम टैक्स को बहुत सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती है, तब जाके जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि आपका किराया वास्तव में डूबा भी है। तो इन्होंने कहा कि जब किसी किराएदार से किराया राशि वसूल नहीं हो पाती तो उसे अनरियलाइज रेंट कहते हैं। देखिए, अनरियलाइज रेंट का मतलब है पैसा डूब गया, ऐसा नहीं कि बाकी चल रहा है, किराएदार आपकी नॉलेज में और बाकी चल रहा है, वो तो मतलब एक तरह की उधार हुई। डूबत का मतलब डूब गया, वो कंफर्म हो गया कि भाई वो आपको बिना किराया देके भाग गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें अपन। नेक्स्ट है वैकेंसी पीरियड। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे आपका मकान है, ठीक है, लेकिन आपको किराएदार नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जनवरी से लेके मार्च तक आखिरी के 3 महीने जो होते हैं साल के, उसमें आपको किराएदार ही नहीं मिला। शुरू में मतलब 9 महीने तो वो किराए पे रहा, फिर उसने वो मकान खाली कर दिया और बाद में आगे के 3 महीनों में आपको अच्छा किराएदार नहीं मिला। तो ये जो सिचुएशन है इसको अपन बोलते हैं वैकेंसी पीरियड। क्या कहता है कि जब कोई उपयुक्त यानी अप्रोप्रिएट किराएदार न मिलने की वजह से आपका मकान कुछ समय के या पूरे समय के लिए खाली रह जाता है, तो ऐसी अवधि को आप वैकेंसी पीरियड कहते हैं। तो इस वैकेंसी पीरियड का भी अपने को एडजस्टमेंट करना होगा। अभी तक मैंने जो आपको टर्म्स बताई, अगर आपको समझ में आई हो, तो मैंने एक तो आपको बताया म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, अनरियलाइज रेंट, और इन सबको, ये जो शुरुआती मैंने स्टेप बताए, तो इन सब से तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच जाने के बाद या पहुंचने से ठीक पहले आपको वैकेंसी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड गिवन है तो आपको उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, और अपन बात कर लेते हैं। ये पॉइंट अभी नहीं डिस्कस करते हैं, कई बार क्वेश्चन में रेट बदलती हैं तो उस पर अपन अभी डिस्कस नहीं करते। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध वार्षिक मूल्य या नेट एनुअल वैल्यू। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले स्टेप पे वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा। इसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। जो भी आपने लोकल बॉडी को टैक्स चुकाए हैं, इनको लोकल टैक्स भी बोलते हैं, तो वो आपको सर क्या करना है, माइनस करना होता है ना। ठीक है सर, तो ये आप माइनस करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन है कि म्युनिसिपल टैक्स आप कब माइनस कर सकते हैं। तो पहली बात है कि जैसे अगर ये हैं जी भाई साहब, अगर ये ओनर हैं तो म्युनिसिपल टैक्स इन्हें चुकाना होगा। ये चुकाएंगे तभी लेस होगा। सर यही तो चुकाएंगे नहीं, हो सकता है कि इनके रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ हो कि जैसे ये भाई साहब तो हुए लैंडलॉर्ड, मालिक या ओनर कह लो सरल शब्दों में, और ये हुआ टेनेंट यानी किराएदार। तो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई मकान की मरम्मत भी आप कराओगे और क्या बोलते हैं जो भी टैक्सेस हैं वो भी आप ही चुकाओगे। अगर इस बंदे ने अगर टैक्स चुकाया है तो आपको फिर वो कैलकुलेशन में लेस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त यह है कि ओनर खुद अगर टैक्स चुकाए तो ही ये लेस होगा। दूसरा ये है कि पेमेंट जरूरी है। मतलब ये है कि कई बार अगर टैक्स बकाया है, टैक्स आउटस्टैंडिंग है, तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्स का पेमेंट होना ज़रूरी है, तभी ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, चलिए और सुन लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका लास्ट ईयर में, यानी जो ईयर चल रहा है उससे पहले का आपका टैक्स बाकी हो, तो एक उस साल का टैक्स बाकी है और एक इस साल का टैक्स है, और अगर आपने 2 साल का टैक्स चुका दिया तो आपको 2 साल के बराबर डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पेमेंट बेसिस, ये एक्सपेंडिचर ऐसा है जो पेमेंट बेसिस है, आप जितना पेमेंट करोगे आपको उतना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, चलिए इसके बाद एक बात आप याद रख लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको पूरा साल कोई किराएदार ना मिले, पूरा साल ही आपको रहने के लिए किराएदार नहीं मिला, तो ऐसे मकान की इनकम शून्य हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन इसको किसी वैल्यू से कंपेयर वगैरह नहीं करेंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि पूरे 12 महीने आपका मकान खाली रहा, तो ऐसे मकान की आय फिर शून्य मानी जाएगी, ज़ीरो मानी जाएगी। ठीक है सर, और एक और बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सोच रहे होंगे अरे सर ये तो खूब टैक्स लगता है आजकल। देखिए आपका जो रहने का मकान है, आप उसे मन्नत कहें या जलसा कहें या और भी कोई सुंदर सा नाम हो सकता है, जिसमें आप रहते हैं ना सर, उससे आपकी इनकम शून्य मानी जाती है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ही मकान है और उसमें मैं रहता हूँ या मेरी फैमिली रहती है, तो इस मकान की आय शून्य मानी जाएगी। हाँ, अगर मेरे पास इस मकान के अलावा एक और मकान है और मैंने इस मकान को किराए पे उठाया है, तो इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी यही हम सीख रहे हैं। जो मकान किराए पे उठाया, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, जो मकान आप किराए पे उठाओगे उसका एक तो होता है एक्चुअल रेंट, लेकिन एक्चुअल रेंट के अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं जो तुमने अभी सुनी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सब का भी ख्याल रखना होता है जब हम इनकम टैक्स के नज़रिए से बात करते हैं। तो क्योंकि रियल लाइफ में एक कॉमन मैन को तो इसके बारे में ही पता होता है, पर एक टैक्स स्टूडेंट को इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे नए प्रावधान अभी ये हैं कि अगर आपके पास ये मकान है, ये एक और मकान है, ये मकान और ये मकान, मतलब आप 2 मकान चाहो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हो। पहले एक ही मकान था, अभी 2 मकान है। आप इस मकान को भी कह सकते हो मैं रहता हूँ, आप कह दो कि कभी कभी मैं इस मकान में भी रहता हूँ, तो इन दोनों की आय आपकी शून्य हो जाएगी। तो अब अगर आपका तीसरा मकान अगर है, एक बात और बता दूं, तीसरा मकान सच में किराए पर है तो भी टैक्स लगेगा, और अगर किराए पे नहीं उठाया है तो भी उसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ, थर्ड मकान अगर आपने किराए पे नहीं उठाया है तो भी उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। ये सब कैसे होगा वो फिर के लिए आप अगले वीडियो में आइएगा। हाँ ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो देखिए 3 सिचुएशन बनती है। अगर आपका मकान पूरे साल खाली रह गया तो आप सिंपल लॉजिक समझो, आपने कमाया ही नहीं तो आपकी इनकम ज़ीरो होगी। लेकिन कौन सी इनकम ज़ीरो होगी?
आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो होगा, ये थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। और अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी NAV जीरो होगी, तो फ़र्क हो गया, ठीक है। अगर आप लॉजिकली समझें तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है कि इसमें म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी NAV नेट एनुअल वैल्यू जीरो मानी जाती है। और अगर आपने मकान बिजनेस के लिए यूज़ किया है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है लेकिन मैं इसके अंदर दुकान चलाता हूँ, तो फिर आप समझो कि ये एक तरह से दुकान आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई। अब अपन इस पे हाउस प्रॉपर्टी की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अब हाउस प्रॉपर्टी रही नहीं, ये तो अब बिजनेस प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका तो जो कुछ भी होगा वो PGBP हेड में होगा, इसका आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको कुछ नहीं करना। तो ये 3 अलग अलग केसेस हैं और तीनों के अलग अलग रिजल्ट हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगर आप दुकान चलाने लग गए या बिजनेस के लिए यूज़ करने लग गए, तो उस मैटर को आप हाउस प्रॉपर्टी में से हटा ही दो और उसको आप PGBP हेड में, यानी जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होता है, उसमें देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शंस या कटौतियाँ। देखिए, जब आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, पहले स्टेप पे आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, फिर आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आपको एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। मतलब जैसे मान लो ये साबित हो गया कि मैंने मकान से 2 लाख रुपए कमाया, तो मैं कहूँगा सर मेरा खर्चा भी तो होता है, क्योंकि मेरा मकान का जैसे इंश्योरेंस है तो मेरा वो भी तो खर्चा होता है, या मेरे मकान के लिए हमने चौकीदार को रखा है, गार्ड को रखा है, तो उस पर भी तो खर्च होता है, ठीक है। या हमने कहा कि सर डेप्रीसिएशन भी लो लगता है। तो देखिए, इन सारे खर्चों को नहीं माना जाता, या एक खर्चा मेजर रिपेयर में भूल गया, रिपेयर का पैसा भी तो लगता है, तो इन सारे खर्चों को नहीं माना जाता। इंस्टीड ऑफ दैट आपको 30% का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। इससे अगर आप समझें, 2 लाख रुपए अगर इनकम है तो 60,000 रुपया आपको डिडक्शन मिलेगा। अब आपका हो सकता है कि 60,000 से ज़्यादा खर्चा हुआ हो और हो सकता है कि 60,000 से कम खर्चा हो, लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो पूरा 60,000 का मिलेगा, 30% का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मकान के लिए कोई लोन लिया है, मकान देखो, या तो इंसान मकान क्या करता है, बनवाता है, मकान या तो बनवाता है या बना बनाया खरीदता है। तो आपने चाहे बनवाया है चाहे खरीदा है, उसके लिए अगर आपने लोन लिया है, क्योंकि हाउसिंग लोन बहुत पॉपुलर है, तो उस लोन पे जो ब्याज है उसकी आपको कटौती मिलेगी। इस चैप्टर में अगर कोई सीखने लायक या टफ बात है, थोड़ी सी टफ है, तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही है। तो मैं अभी आपको ये बताने लगा कि आपकी जो NAV आएगी उसमें से आपको 2 तरह के डिडक्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक आपको मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो इन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन है 24A, यह कटौती NAV के 30% के बराबर होती है। यह कटौती मिलने के बाद आपको रिपेयर, इंश्योरेंस, रेट्स, एनुअल चार्जेस के संबंध में कोई टैक्सेस नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। और अगर आपने मकान को बनाया है, ख़रीदा है, रिपेयर करवाया है, एक्सटेंशन करवाया है, एक्सपेंशन करवाया है, कोई लोन लिया है, तो उस पर जो ब्याज होगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है सर। और एक और बात है कि जो इंटरेस्ट होगा उसमें आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट तो देखना ही देखना है, और आपको इसके अलावा 1/5 डिडक्शन और मिलेगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। एक पीरियड होता है, उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसे आप यूँ समझिए कि आपका मकान 1 अप्रैल 13 को बनना शुरू हुआ, या आपने 1 अप्रैल 13 को लोन लिया, और आपके मकान का कार्यक्रम 25 अप्रैल 2018 तक चला। तो 25 अप्रैल आप मत लो, उसकी जगह आप ले लो 31 मार्च 2018। आई रिपीट, आपने मकान के लिए लोन लिया अप्रैल 13 में, मकान आपका सच में बना है 25 अप्रैल को, लेकिन आपको 25 अप्रैल तक नहीं जाना है, उससे पहले 31 मार्च तक आप आ जाना। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जितना भी समय है, इस समय का आपको ब्याज निकालना है। ये जितना भी समय है आपको इसका ब्याज निकालना है, और ब्याज निकाल के उसके 5 टुकड़े कर देने हैं। तो अगेन ये कैसे होगा मैं आपको अगले वीडियो में डेफिनेट्स बताऊंगा।
जिसमें आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी सीखेंगे, और यही मैं कह रहा था थोड़ा सा टफ या सीखने लायक है। तो सर इतना ही था इस वीडियो में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, और जब आप टैक्स पढ़ते हैं तो कानून लागू हो जाता है, तो उसके नियमों से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो वही नियम हम सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं सीखने वाले बंदों को टैक्स प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो होप मैं आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, और ज्ञानदूत कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। और भी हमारे साथी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके।